पानी का त्रिक बिंदु। पानी का त्रिक बिंदु कहने का मतलब होता है कि कल हमने जो गैस तापमापी पढ़ा, तापमापी में एक होता है अधो बिंदु जो कि उसका निचला पॉइंट होता है, और दूसरा होता है ऊर्ध्व बिंदु। ये हम देखते हैं, मान लीजिए एक गैस तापमापी है, ये है इसका अधो बिंदु और ये है उसका ऊर्ध्व बिंदु। तो अधो बिंदु और ऊर्ध्व बिंदु, तो हमने कल जब गैस तापमापी में देखे कि अधो बिंदु हम हमेशा जल के हिमांक को लेते हैं। जल का हिमांक ये होता है हमेशा 0 सेंटीग्रेड, और ऊर्ध्व बिंदु हम लेते हैं जल का क्वथनांक, ये होता है हमेशा 100 सेंटीग्रेड। लेकिन जो जल के हिमांक और जल का क्वथनांक है, ये दोनों दाब के साथ साथ परिवर्तित होते रहता है। यदि इस गैस का दाब अलग हो जाए, गैस के दाब में परिवर्तन आ जाए, तो जल का हिमांक भी परिवर्तित होगा और जल का क्वथनांक भी परिवर्तित होगा। इसलिए हम इन दोनों के मध्य का, जिसे हम कहते हैं पानी का त्रिक बिंदु, जो कि जल के हिमांक और जल के क्वथनांक दोनों का मध्य बिंदु होता है, पानी का त्रिक बिंदु, इसको हम लेते हैं क्योंकि पानी का त्रिक बिंदु प्रत्येक दाब पर स्थायी रहता है। ये किसी दाब के लिए भी परिवर्तित नहीं रहता, ताकि वो ठोस हो, द्रव हो अथवा गैस हो। मतलब पदार्थ किसी भी अवस्था में हो, चाहे ठोस अवस्था में हो, द्रव अवस्था में हो या फिर गैसीय अवस्था में हो, उसकी अवस्था पर पानी के त्रिक बिंदु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः हम देखते हैं कि पानी के त्रिक बिंदु पर दाब PTR। अब दाब तो होता है P, लेकिन त्रिक बिंदु है इसलिए हम इसको TR से डिनोट करते हैं। तो पानी का जो दाब होता है त्रिक बिंदु का, वो होता है 0.46, ये होता है हमेशा 0.46। और इसका जो ताप होता है, ताप TR इज इक्वल टू 273.16 केल्विन। यहाँ पर ताप हमेशा हम लेंगे 273.16 केल्विन, जो कि पानी के त्रिक बिंदु का ताप है, और ये पानी के त्रिक बिंदु का ताप होता है। अब इसके आधार पर हम किसी भी गैस के तापमान की गणना कर सकते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं, यहाँ पर P1/P2 इज इक्वल टू होता है T1/T2। अब यदि P1 को हम पानी का त्रिक बिंदु माने, तो P1 का वैल्यू कितना होगा, PTR, और T1 का वैल्यू हो जाएगा TTR। यहाँ पर P2 ये है जिस गैस का हमको दाब निकालना है, और T2 ये हो जाएगा, ये होगा गैस का जिसका हमको दाब निकालना है, और T2 होगा उस गैस का ताप। यहाँ पर पानी के त्रिक बिंदु का दाब PTR है, इसका टेम्परेचर TTR है, और इस जिस गैस का हमको दाब का या जिस वस्तु का हमको दाब का मापन करना, चाहे वो गैस हो, ठोस हो या द्रव हो, उसका दाब होगा P और उसका ताप होगा T। तो अब यहाँ पर हम फॉर्मूले में रखते हैं, तो P1 इज इक्वल टू हो जाएगा PTR/P2 का वैल्यू होगा P इज इक्वल टू T1 का वैल्यू होगा TTR/T2 का वैल्यू होगा T। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर निकालना है पानी का टेम्परेचर, ताप निकालना है, इसलिए T इज इक्वल टू होगा P इंटू TTR/PTR। ये होता है फॉर्मूला पानी के त्रिक बिंदु का टेम्परेचर नापने का, ताप मापी नापने का। अब हम इसके संबंधित एक उदाहरण देखते हैं।
आयतन पर स्थिर आयतन पर, अब यहाँ पर हम जो भी पदार्थ ले रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, स्थिर आयतन पर। स्थिर आयतन पर गैस तापमापी का पानी के त्रिक बिंदु का दाब। देखिए यहाँ पर हम स्थिर आयतन पर एक गैस तापमापी लेते हैं, उस गैस तापमापी में हम प्रयुक्त करेंगे हीलियम गैस, ठीक है। यहाँ पर आयतन स्थिर रहेगा और जो गैस तापमापी हम ले रहे हैं उस गैस तापमापी के अंदर गैस रहेगा हीलियम। अब यहाँ पर पानी के त्रिक बिंदु का जो ताप है वो हो जाएगा 20.0 पास्कल। यह है पानी के त्रिक बिंदु का ताप। अब यदि हम यहाँ पर लें शुष्क बर्फ जिसको हम कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ किसको कहेंगे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। तो यहाँ पर पानी के त्रिक बिंदु का दाब 20.0 पास्कल है और शुष्क बर्फ लेते हैं ठोस CO2 जिसका दाब है 14.3 पास्कल। ये हो गया। अब यहाँ पर हम प्राप्त हो गया शुष्क ठोस का दाब और पानी के त्रिक बिंदु का दाब। तो हमको शुष्क बर्फ के ताप की गणना करनी है। शुष्क बर्फ का ताप कितना होगा, तो अभी हमने निकाला था फॉर्मूला ताप निकालने का कि T इज इक्वल टू होता है P इंटू TR अपॉन PTR, ये होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं P इज इक्वल टू, ये P क्या है कि जो पदार्थ हम ले रहे हैं जिसका हमको टेम्परेचर का मापन करना है। जैसे हमको यहाँ पर किसका ताप मापना है, शुष्क बर्फ का ताप मापना है। तो शुष्क बर्फ का यह ताप माप रहे हैं तो उसका दाब कितना है 14.3। तो हम दाब ले लेते हैं 14.3। अब यहाँ पर है ताप TTR। अब TTR कहने का मतलब ये है कि ये पानी के त्रिक बिंदु का ताप है। तो पानी का त्रिक बिंदु का ताप होता है 273.16। ये हमेशा हम लेंगे पानी के त्रिक बिंदु का ताप। इसके बाद आएगा पानी के त्रिक बिंदु का दाब PTR इज इक्वल टू, ये है 20.0। अब इन तीनों वैल्यू को, इन तीन मानों को हम यहाँ पर रखेंगे तो आ जाएगा P का वैल्यू है 14.3 गुणा 273.16 बटे 20.0। क्लियर है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 14.3 273.16, तो इसको और हम लिख सकते हैं 14.3 गुणा 273.16 बटे 20, ये हो गया वैल्यू। तो इसको जब हम 14.3 को 273.16 से गुणा करने के बाद 20 से जब उसको भाग देंगे तो इसका मान आएगा 195.3 केल्विन। ये वैल्यू अभी केल्विन में है। अब यदि हमको इसको सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो हम 195.3 में 273.16 माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर पानी के त्रिक बिंदु का जो टेम्परेचर है वो 273.16 केल्विन है। तो जब हम इसमें, अब ये छोटा है 273.16 बड़ा है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस में, तो इसका टेम्परेचर हो जाएगा माइनस 77.86 अंश सेंटीग्रेड। ये होगा शुष्क बर्फ का ताप।
हम देखते हैं ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार कहने का मतलब यदि हम किसी पदार्थ को ऊष्मा देते हैं, कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, या चाहे वो गैसीय पदार्थ हो, अवस्था उसकी कुछ भी हो, ठोस पदार्थ होगा तो भी उसमें प्रसार होगा, द्रव पदार्थ होगा तब भी उसमें प्रसार होगा, और यदि वो गैसीय पदार्थ है तब भी उसमें प्रसार होता है। तो यहाँ पर ऊष्मीय प्रसार कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी पदार्थ को ताप देते हैं, ताप देने का मतलब होता है कि हम यदि कोई पदार्थ लिए, चाहे वो ठोस अवस्था में हो, चाहे द्रव अवस्था में हो, चाहे वो पदार्थ गैसीय अवस्था में हो, उस समय यदि हम किसी पदार्थ को ताप देते हैं तो वो पदार्थ क्या होगा, ऊष्मा पाकर गर्म होने लगेगा। ऊष्मा देंगे, ऊष्मा पाकर वो गर्म होगा, और गर्म होने पर उस पदार्थ में क्या होगा, प्रसार होगा। उसे कहते हैं हम ऊष्मीय प्रसार। जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो उस पदार्थ में प्रसार होता है। जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो उसमें प्रसार होता है, और इसे हम कहते हैं ऊष्मीय प्रसार। तो यहाँ पर तीनों में होगा, एक होगा ठोस में ऊष्मीय प्रसार, दूसरा होगा द्रव में ऊष्मीय प्रसार, और तीसरा होगा गैस में ऊष्मीय प्रसार। यहाँ पर ठोस को यदि हम गर्म करते हैं तो ठोस को यदि हम ऊष्मा देते हैं वो गर्म होगा और उसमें प्रसार होगा। यदि हम द्रव को ऊष्मा देंगे तो वो उसमें भी प्रसार होगा, और यदि हम गैस को ऊष्मा देंगे तो गैसों में भी प्रसार होगा। तो इसे हम कहेंगे ऊष्मीय। अब आगे हम देखते हैं ठोसों में प्रसार। ऊष्मीय प्रसार के अंतर्गत आता है ठोसों में प्रसार। ऊष्मीय प्रसार हम समझ गए कि यदि हम किसी पदार्थ को ऊष्मा देंगे या गर्म करेंगे तो उसमें प्रसार होगा। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है ठोसों में प्रसार। हमारे पास कोई ठोस पदार्थ है, अगर हम उस ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा देंगे तो उस ठोस पदार्थ में अपने आप क्या होगा, प्रसार होगा। तो ये जो प्रसार है वो तीन प्रकार से हो सकता है। पहला होगा रेखीय प्रसार, दूसरा होगा क्षेत्रीय प्रसार, और तीसरा होगा आयतन प्रसार। ठोसों में तीन प्रकार के प्रसार होते हैं। पहला होता है रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार कहने का मतलब जब हम किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं, तो जैसे ही ठोस पदार्थ गर्म होगा उसकी यदि एकांक लंबाई बढ़े, यदि उसकी एकांक लंबाई में वृद्धि होती है तो उसे हम कहते हैं रेखीय प्रसार। सेकंड, क्षेत्रीय प्रसार। यदि हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर यदि उसका पूरा क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, ये होगा लंबाई में वृद्धि, ये होगा उसके क्षेत्रफल में
वृद्धि। तो हम इसको लिख सकते हैं, यदि हम किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं और उस समय यदि उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है तो उस प्रसार को हम क्या कहेंगे? क्षेत्रीय प्रसार कहेंगे। तीसरा होता है आयतन प्रसार। यदि हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, ठोस पदार्थ को, और ठोस पदार्थ को जब हम गर्म करेंगे तो उसके पूरे आयतन में परिवर्तन होगा, तो आयतन में परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? आयतन प्रसार, आयतन में वृद्धि। तो ये होते हैं ऊष्मीय प्रसार के अंदर, ठोसों में प्रसार 3 प्रकार का, रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन प्रसार। ये हो गया। अब हम सबसे पहले देखते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक। अब देखिए, जो हमने रेखीय प्रसार पढ़ा तो वो रेखीय प्रसार होता क्या है? तो हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का, हम किसी भी पदार्थ का एकांक लंबाई का क्षण लेते हैं। किसी पदार्थ के एकांक लंबाई, सॉरी यहाँ पर एक गलती हुआ था, कि किसी पदार्थ के एकांक लंबाई के क्षण को, देखिए यहाँ पर किसी पदार्थ के एकांक लंबाई के क्षण को यदि हम 1 अंश सेंटीग्रेड ताप देते हैं, कोई पदार्थ है, उस पदार्थ के एकांक लंबाई के क्षण को यदि हम 1 अंश सेंटीग्रेड ताप देते हैं, उस समय उसके एकांक लंबाई में जितनी वृद्धि होती है, उस समय उसके एकांक लंबाई में जो वृद्धि होती है उसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। देखिए यहाँ पे यदि हम किसी पदार्थ के एकांक लंबाई का क्षण लिए, अगर उसको हम ताप देते हैं, उष्मा देते हैं, तो वो वस्तु क्या होगी? गर्म होगी, और गर्म होने पर उसके एकांक लंबाई में वृद्धि होगी। अब जब उसके एकांक लंबाई में वृद्धि होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? रेखीय प्रसार गुणांक। तो हम लेते हैं, माना एक L लंबाई की क्षण है, डेल्टी ताप देने पर यहाँ पर हम एक क्षण लिए जिसकी प्रारंभिक लंबाई क्या है? L है, और यदि हम उसको ताप कितना देते हैं? डेल्टी देते हैं, तो उस समय उसके लंबाई में डेल L परिवर्तन होता है। यहाँ पर देखो प्रारंभिक लंबाई L था, डेल L परिवर्तन कहने का मतलब ये डेल होता है परिवर्तन को दर्शाने के लिए, लंबाई में परिवर्तन हो रहा है इसलिए डेल L लिए। तो इसका रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा डेल L अपॉन L इंटू डेल T। तो यदि हमको लंबाई में वृद्धि निकालना है, डेल L का वैल्यू निकालना है, तो डेल L इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा इंटू L इंटू डेल T। अब हम रेखीय प्रसार गुणांक के संबंध में एक उदाहरण देखते हैं।
रेखीय प्रसार गुणांक के संबंध में हम देखते हैं, तांबे की एक छड़ जिसकी लंबाई है 80 सेंटीमीटर। हम तांबे का एक छड़ लेते हैं जिसकी लंबाई है 80 सेंटीमीटर। अब यदि इसके ताप को 15 अंश सेंटीग्रेड से हम बढ़ाना चाहते हैं 35 अंश सेंटीग्रेड तक। यदि हम एक तांबे की छड़ लेते हैं जिसकी लंबाई कितना है 80 सेंटीमीटर, उसके ताप को 15 अंश सेंटीग्रेड से 35 अंश सेंटीग्रेड तक बढ़ाना चाहते हैं, तो उस समय डेल एल का मान क्या होगा? यदि रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा इज इक्वल टू है 1.7 इंटू 10 की घात ऋण 5। ये हमारा रेखीय प्रसार गुणांक का मान है, ये छड़ की लंबाई है और छड़ के ताप को 15 अंश सेंटीग्रेड से हमको 35 अंश सेंटीग्रेड तक बढ़ाना है। तो सूत्र होता है अल्फा इज इक्वल टू डेल एल अपॉन एल इंटू डेल टी। तो यहाँ पर डेल एल हमको निकालना है, इसलिए हम अल्फा साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो अल्फा इंटू एल इंटू डेल टी। देखिए अल्फा का वैल्यू हमको हमारे पास है 1.7 10 की घात ऋण 5। ये है अल्फा की वैल्यू 1.7 गुणा 10 की घात 5। एल की वैल्यू, एल मतलब लंबाई कितना दिया है 80 सेंटीमीटर। अब हमको सिर्फ देखना है डेल टी, तो यहाँ पर डेल टी का मान क्या हो जाएगा? देखिए हमको टेम्परेचर पहले है 15 सेंटीग्रेड, अब उसको लाना कितने पे है 35 में, तो हम देखते हैं कितना डिग्री बढ़ाएंगे 35 माइनस 15, 3 में घटेगा 2, तो 20 अंश सेंटीग्रेड हमको ताप में परिवर्तन करना पड़ेगा। मतलब डेल टी का मान हमारा क्या होगा 20 अंश सेंटीग्रेड। तो डेल एल इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1.7 इंटू 10 की घात ऋण 5 गुणा एल की वैल्यू है 80 और डेल टी की वैल्यू है 20। तो ये हो जाएगा मान 1.7 गुणा 10 की घात ऋण 5 गुणा 8 दूनी 1600, ये हो गया। अब 1600 गुणा 1.7, यदि हम इन दोनों का गुणा करते हैं तो मान आता है 2720.0 गुणा 10 की घात ऋण 5। अब यदि हम ये दशमलव को एक और ये 2 अंक पहले खिसकाते हैं, दशमलव अभी यहाँ पर है, इसको यदि हम 2 अंक पहले खिसकाएंगे तो घात में 2 की कमी आएगी क्योंकि दशमलव 2 अंक आगे आ रहा है, तो ये हो जाएगा 27.2 गुणा 10 की घात ऋण 3। क्या हो गया 27.2 गुणा 10 की घात ऋण 3। तो ये होगा तांबे की छड़ की लंबाई में वृद्धि। मतलब यदि हम तांबे की छड़ 80 सेंटीमीटर लंबी थी, यदि हम उसका टेम्परेचर को 20 डिग्री बढ़ाते हैं तो उस समय उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 27.2। अगला हम देखते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक मतलब किसी पदार्थ के क्षेत्रफल में, हम यहाँ पर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहने का मतलब है कि उस पदार्थ में यदि हम ताप देते हैं तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। तो हम लिखते हैं इसका डेफिनेशन, किसी पदार्थ के क्षेत्रफल के ताप को 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में जो
वृद्धि होती है वह कहलाता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। देखिए यहाँ पर क्या है कि किसी पदार्थ के क्षेत्रफल के ताप को, यदि हम उस पदार्थ के क्षेत्रफल के टेम्परेचर को 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो उसके क्षेत्रफल में जितनी भी वृद्धि होगी वो क्या कहलाएगा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तो हम यहाँ पर मानते हैं कि माना किसी पदार्थ का क्षेत्रफल A है। किसी पदार्थ का क्षेत्रफल कितना है, A लेते हैं क्योंकि वो प्रारंभिक क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल को हमेशा हम A से डिनोट करते हैं। अब यदि डेल्टी ताप देने पर हम यदि उसको कितना ताप देते हैं, डेल्टी ताप देते हैं, तो उसके क्षेत्रफल, उसका जो क्षेत्रफल है उसमें वृद्धि डेल A हो जाता है। देखिए यहाँ पर किसी पदार्थ का प्रारंभिक क्षेत्रफल A था, जैसे ही हमने उसको डेल्टी ताप दिया तो उस समय उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई, डेल A की वृद्धि होती है। अतः रेखीय क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा इज इक्वल टू होगा, ये होता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। हम बीटा से क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को निर्देशित करते हैं। बीटा इज इक्वल टू होगा डेल A अपॉन A इंटू डेल T। ये हमारा होगा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। इसके बाद हम देखते हैं अगला हो जाएगा हमारा आयतन प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक में हम किसी पदार्थ के आयतन को, एकम सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, हम किसी पदार्थ के आयतन का, मान लो हम कोई पदार्थ लिए, उसका जो भी निश्चित आयतन होगा उस निश्चित आयतन के यदि ताप को 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं पर उसके आयतन में जो वृद्धि होगी, वह आयतन प्रसार गुणांक कहलाता है। यहाँ पर किसी पदार्थ के आयतन को, कोई पदार्थ है, मान लो उसका आयतन हम लेते हैं V, तो आयतन यदि V है उस समय यदि उसके टेम्परेचर को हम 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो जैसे ही हम उसके टेम्परेचर को 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे उसके आयतन में जितनी भी वृद्धि होगी वो उसका क्या कहलाएगा, आयतन प्रसार गुणांक कहलाएगा। तो हम ये मानते हैं कि माना किसी पदार्थ का आयतन कितना है, V है। माना किसी पदार्थ का आयतन V है। अब यदि इसके ताप को 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं, या बोल सकते हो कि यदि इसके ताप को हम 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाएं या डेल टी अंश बढ़ाते हैं तो उस समय उसका आयतन कितना हो जाता है, डेल वी वृद्धि करता है। उसका आयतन डेल वी वृद्धि करता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, आयतन प्रसार गुणांक। और आयतन प्रसार गुणांक को हम दर्शाते हैं गामा से।
इसको बोलते हैं गामा। गामा इज इक्वल टू होगा डेल V अपॉन V इंटू डेल T। ये होता है आयतन प्रसार गुणांक। अब अगला देखते हैं हम अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा में संबंध। तो अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा का मतलब होता है रेखीय प्रसार गुणांक, बीटा का मतलब होता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और गामा का मतलब होता है आयतन प्रसार गुणांक। तो रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक, इन तीनों में हमको क्या निकालना है? एक संबंध निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं अल्फा व बीटा में संबंध। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? अल्फा और बीटा में संबंध। तो देखो यहाँ पर क्या जाएगा? अल्फा और बीटा में संबंध यदि हम निकाल रहे हैं तो सबसे पहले लेंगे माना किसी पदार्थ का एक वर्गाकार समतल लेते हैं। माना किसी पदार्थ के वर्गाकार समतल की प्रत्येक भुजा, वर्गाकार समतल की प्रत्येक भुजा की लंबाई L है। देखो यहाँ पर हम एक पदार्थ लिए और उस पदार्थ का क्या लिए? वर्गाकार समतल, मतलब वो ऐसा पदार्थ है जो कि किस आकार का है? वर्ग के आकार का है। तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? L होगी। अब डेल T ताप देने पर, जब हम उसको डेल T ताप देंगे उस समय उसके लंबाई में, देखो जैसे ही हम पहले उसकी भुजा L थी, अब जैसे ही हम उसको डेल T ताप देते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि होगी। तो अब उसकी लंबाई कितना हो जाएगा? पहले लंबाई L था, अब उसकी लंबाई में वृद्धि कितना हो रहा है? डेल L। तो अब उसकी लंबाई कितनी होगी? L प्लस डेल L हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक कि एक वर्गाकार समतल की प्रत्येक भुजा जिसकी लंबाई कितनी थी? L थी, यदि हम उसको डेल T ताप देते हैं तो डेल T ताप देने पर उसके लंबाई में वृद्धि कितनी होगी? L प्लस डेल L। वृद्धि सिर्फ डेल L होगा लेकिन L उसकी प्रारंभिक लंबाई, तो L प्लस डेल L ये उसकी अंतिम लंबाई होगी। तो हम देखते हैं प्रारंभिक क्षेत्रफल। सबसे पहले हम निकाल लेंगे प्रारंभिक क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल, प्रारंभिक क्षेत्रफल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब देखिए कोई अगर वर्ग है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा कैसी होती है? बराबर होती है। मतलब यदि उसकी एक भुजा L है तो दूसरी भुजा भी क्या होगी? L होगी। और वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कहने का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ आ जाएगा L इंटू L इज इक्वल टू, ये हो गया L स्क्वायर। ये तो उसकी प्रारंभिक लंबाई हुई, क्योंकि प्रारंभिक क्षेत्रफल हुआ क्योंकि उसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी थी? L थी। अब हम निकालेंगे इसकी अंतिम क्षेत्रफल। तो अंतिम क्षेत्रफल हो जाएगा, पहले A था, अब उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ? डेल A वृद्धि हुआ। तो अंतिम क्षेत्रफल A प्लस डेल A इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो पहले लंबाई तो L था लेकिन उसकी अंत में उसकी लंबाई क्या थी? L प्लस डेल L। तो उसका अंतिम क्षेत्रफल हो जाएगा L प्लस डेल L का स्क्वायर। तो ये उसकी प्रारंभिक क्षेत्रफल हुआ और ये उसका क्या हुआ? अंतिम क्षेत्रफल। तो हम देखते हैं कि यदि हमने डेल T जब उसको ताप दिया तो उसके लंबाई में कितना परिवर्तन आता है। तो हम देखते हैं
ए प्लस डेल ए माइनस ए इज इक्वल टू एल प्लस डेल एल का स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अंतिम क्षेत्रफल अधिक होगा, क्योंकि अंतिम क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल से ज़्यादा है, इसलिए अंतिम क्षेत्रफल में हम प्रारंभिक क्षेत्रफल को घटा दिए और उसी प्रकार अंतिम जो लंबाई है उसमें हम प्रारंभिक लंबाई को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, ये हो जाएगा a प्लस डेल a माइनस a इज इक्वल टू, अब यहाँ पर है l प्लस डेल l का होल स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। तो यहाँ पर a से ये माइनस a कैंसिल हो गया, तो ये तो आ गया डेल a। यहाँ पर हम एक सूत्र लगाएंगे, वो सूत्र होगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर a हम मानेंगे l को और b हम मानेंगे डेल l को, तो हो जाएगा l स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल इंटू डेल l प्लस डेल l का स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। तो माइनस l स्क्वायर से प्लस l स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर डेल a इज इक्वल टू आएगा 2 इंटू एल इंटू डेल l प्लस डेल l का स्क्वायर। ये हो गया। अब डेल l का मान कम है, क्योंकि डेल l एक बहुत छोटी राशि है। जब हम किसी को ताप देंगे तो उसमें लंबाई में बहुत ही कम परिवर्तन होगा। यदि डेल l का मान कम है तो हम डेल l स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लेंगे? 0। सिर्फ यहाँ पे डेल l स्क्वायर को हम 0 लेंगे। डेल l क्योंकि ये 2 से और उसके प्रारंभिक लंबाई से इसका गुणा है, इसलिए हम इसको 0 नहीं लेंगे, सिर्फ हम डेल l स्क्वायर को हम 0 लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा डेल a इज इक्वल टू 2 इंटू एल इंटू डेल l। ये हो गया डेल a का वैल्यू। अब हम लेते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा इज इक्वल टू होता है डेल a अपॉन a इंटू डेल t। ये होता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा का सूत्र। हमने भी देखा कि बीटा का फॉर्मूला क्या है, डेल a अपॉन a इंटू डेल t। अभी हम जस्ट निकाले थे डेल a का वैल्यू। डेल a कितना है? डेल a इज इक्वल टू होता है 2 इंटू एल इंटू डेल l। ये हुआ डेल a का। तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू एल इंटू डेल l अपॉन a का वैल्यू कितना है? प्रारंभिक क्षेत्रफल a का वैल्यू होगा l स्क्वायर इंटू डेल t। तो एक l से एक l कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? बीटा इक्वल टू 2 इंटू डेल l अपॉन l इंटू डेल t। और हम जानते हैं अल्फा इज इक्वल टू होता है डेल l अपॉन l इंटू डेल t। तो ये हो गया अल्फा का वैल्यू। बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू अल्फा। ये होता है बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा। कहने का मतलब बीटा जो कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है वह रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना होगा। तो आज हमने देखा था कि पानी का त्रिक बिंदु क्या होता है? अल्फा, बीटा, गामा। ये रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, इन तीनों में संबंध क्या है। तो आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे अल्फा और गामा में संबंध। और इसी के साथ धन्यवाद।